हेलो दोस्तों, आज अपन करेंगे अपन कंट्रोल सिस्टम के रिवीजन क्लास। तो देखते हैं कंट्रोल सिस्टम रिवीजन के अंदर क्या क्या अपन ने पढ़ा था, तो उसका रिवीजन करेंगे। तो अपने कंट्रोल सिस्टम के अंदर पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर फिर अपने पढ़ा था बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन के अंदर अपन ने पढ़ा था स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन को ही बोलते हैं अपन यूनिट स्टेप फंक्शन। तो आपने इस प्रकार से डायग्राम बनाया था और यहाँ पे देखा था यूनिट स्टेप का डायग्राम। तो इसमें लिखा था आपने एफ टी बराबर 1 और टी बड़ा होगा 0 से, ये आपने लिखा था। फिर अपन ने पढ़ा था यूनिट रैंप फंक्शन। यूनिट रैंप फंक्शन को अपन आर टी से डिनोट करते हैं और यूनिट रैंप का आपने ऐसे इस प्रकार से डायग्राम बनाया था और समझा था। फिर 3 नंबर में पढ़ा था यूनिट इम्पल्स फंक्शन यानी डेल टी। इसको डेल टी से डिनोट करते हैं, डेल टी। और टी इसमें ये 1 होता है आपका, तो यहाँ पे ही इसकी इसी के ऊपर आपका आउटपुट डिनोट होता है। फिर अपने पढ़ा था पैरागोलिक, जो कि अर्धगोले के आकार का अपन को आउटपुट मिला था, तो ये पढ़ा था। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन। फिर यहाँ पे अपन ने पढ़ा था यूनिट स्टेप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो यूनिट स्टेप का अपन ने पढ़ा था 1/s, 1/s। फिर सेकंड नंबर यूनिट रैंप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो यूनिट रैंप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/s², 1/s²। आर टी से डिनोट करते हैं। फिर अपने पढ़ा था यूनिट इम्पल्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है 1। फिर हमने पढ़ा था यूनिट पैरागोलिक का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिसका पढ़ा था 1/s आपकी क्यूब। फिर हमने पढ़ा था e की पावर -at हो तो इसका लाप्लास करते हैं तो 1/s होता है। फिर हमने पढ़ा था e की पावर at हो तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये होता है 1/s-a। फिर अपन ने पढ़ा था नेक्स्ट साइन ओमेगा टी, ओमेगा नोट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो फिर होता है आपका ओमेगा नोट अपॉन s² प्लस ओमेगा नोट का स्क्वायर। फिर अपन ने पढ़ा था 8 नंबर पे कोस ओमेगा नोट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, तो वो होता है आपका s/s² प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर। फिर अपन ने पढ़ा था डी टी यानी अवकलन करते हैं। ये डी टी को क्या बोलते हैं, डी टी को बोलते हैं अपन अवकलन। तो उस एफ एफ टी, तो उसको एफ टी का अवकलन करते हैं तो क्या होता है, वो हो जाता है s/f/s हो जाता है। फिर अपन समाकलन का ये सिंबल देखा था समाकलन। फिर एफ टी डी टी का समाकलन करते हैं, इसका लाप्लास करते हैं समाकलन का, तो ये हो जाता है f/s, ये हो जाता है। फिर अपन ने क्वेश्चन देखे थे e की पावर -at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो e की पावर -at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये हो जाता है 1/s+5। फिर अपने देखा था 1/s-2 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। 1/s-2 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है e की पावर 2t। फिर अपन ने पढ़ा था 314s² प्लस 314 का स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखो। तो इनवर्स लिखने के लिए अपन ने क्या लिखेंगे, ये किसकी फॉर्म होती है, ये होती है आपकी साइन की फॉर्म में होती है, तो साइन 314t इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अपने पढ़ा था d/dt y का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो ये होता है आपका dt की जगह लिखते हैं अपन s और y की जगह लिखते हैं अपन ys। फिर d²/dt², तो इसका हो जाएगा अपन s², y का हो जाएगा ys, ये हो जाएगा इसका लाप्लास। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं 6 नंबर का d²/dt² प्लस d/dt का इनवर्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही बताना है। तो d/dt का क्या होता है, s होता है, d² है तो s² हो जाएगा, y का हो जाएगा ys। फिर अपन d/dt का हो जाएगा s, फिर y का हो जाएगा ys, तो ये हो जाएगा s² ys प्लस s ys। फिर अपन 7 नंबर पे चलते हैं, तो ये देर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -at यानी e की पावर -at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है, तो वो होता है 1/s+2। फिर अपन ने एक क्वेश्चन दे रखा है ए सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाई, यानी सिस्टम का दिया गया है यहाँ पे 3dy/dt का प्लस 2y बराबर u। ये दे रखा ys अपॉन आपका यूएस, ys/us अपन को बताना है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 3
इसको अपन इसका आपका क्या करेंगे, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 3 का 3 आ जाएगा, डी अपॉन डी टी का एस आ जाएगा, वाई का हो जाएगा वाई एस, प्लस का प्लस एज इट इज रह जाएगा, वाई टू का टू रह जाएगा, वाई का वाई एस हो जाएगा, यू का यू एस हो जाएगा। फिर अपन का यहाँ से अपन वाई एस कॉमन लेंगे, वाई एस कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा 3s प्लस टू बराबर हो जाएगा यू एस। फिर वाई एस अपॉन यू एस बराबर हो जाएगा 1/3s प्लस टू। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, वाई एस अपॉन यू एस अपन को पूछा है तो ये आ जाएगा 1/3s प्लस टू। द लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s, यानी 1/s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है। तो वो होता है आपका इनवर्स होता है ut बराबर 1, तो ये इसका हो जाता है 1। ये क्वेश्चन आपका डीएफसीसीएल की पिछली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन के अपन अंदर अपन को ध्यान रखना है, ये इंडक्टर है एल को लिखते हैं एस एल, कैपेसिटर को लिखते हैं 1/SC, आर को लिखते हैं आर, वी टी को लिखते हैं वोल्टेज तो वोल्ट वी एस लिखते हैं, और आई टी को लिखते हैं अपन आई एस। फिर अपन ने ये सब कुछ पढ़ रखा है, अपन रिकॉल कर रहे हैं, दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं, अपने नोट्स ओपन कर लो। ट्रांसफर फंक्शन, फिर ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है, ये आउटपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म तथा इनपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का अनुपात होता है ट्रांसफर फंक्शन। यानी इनपुट बटे क्या आउटपुट बटे इनपुट होता है, ये होता है ट्रांसफर फंक्शन। फिर आपका ये एग्जांपल है, क्वेश्चन लिया गया है, इसके अंदर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये रेजिस्टेंस लगा है, इंडक्टर लगा है, तो वी एस दिया हुआ है, यहाँ पे आर दिया हुआ है, या एल दिया हुआ है, और वी नोट एस दिया हुआ है। तो दिए गए परिपथ में ट्रांसफर फंक्शन वी नोट एस अपॉन वी आई एस ज्ञात कीजिए। तो वी आई एस बराबर हो जाएगा आई एस, इसके अंदर वी आई एस, इसके अंदर करंट देखना तो इसके अंदर करंट हो जाएगा आपका आई एस, और आर प्लस एस एल, ये हो जाएगा इसका इंडक्टर का, ये रेजिस्टेंस का, ये सर्किट इस सर्किट के अनुसार। फिर अपन वी नोट एस के अंदर देखेंगे तो ये सर्किट काम में आएगा। तो वी नोट एस बराबर आई एस, इसके अंदर भी आई एस करंट फ्लो हो रहा है, और एस एल। फिर अपन समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा वी नोट एस अपॉन वी आई एस, तो इससे आई एस से आई एस कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा एस एल अपॉन आर प्लस एस एल। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, नोट्स ओपन कर लो अपने, नोट्स नहीं बनाए तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रिकॉल कर लो। फिर देखते हैं उदाहरण नंबर 2, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, कैपेसिटर लगा है, वी नोट एस लगा और वी आई एस इनपुट के अंदर लगा, आई एस इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, तो आर का आर रहेगा, और आपका सी का कैपेसिटर का 1/SC हो जाएगा। तो अपन को क्वेश्चन क्या पूछा गया, दिए गए परिपथ में ट्रांसफर फंक्शन वी नोट एस अपॉन वी आई एस ज्ञात कीजिए। तो अपन ज्ञात करेंगे तो क्या, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, वी आई एस यानी इनपुट की साइड में देखेंगे पहले सर्किट को, तो इनपुट की साइड में ये सर्किट आपका काम में आएगा, एक रजिस्टर और कैपेसिटर और इस तरीके से। तो इसका होगा आपका आई एस, करंट फ्लो हो रहा है। वी बराबर क्या होता है, वी बराबर आई आर होता है, तो आई की वैल्यू आई एस हो गई, और आर आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया आर डी, यानी आर प्लस 1/SC, ये हो गया। ये इसको सॉल्यूशन करोगे तो ये आएगा आई एस आर एस सी प्लस 1/SC, यानी एस सी आपका कॉमन लेके इस प्रकार से ये समीकरण 1 बन गया। फिर वी नोट एस, यानी आउटपुट की साइड में वोल्टेज है वो अपन देखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका आई एस, इस कैपेसिटर के अंदर भी आई एस करंट फ्लो हो रहा है, अपॉन ये हो जाएगा आपका 1/SC। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 1/RSC प्लस 1। फिर देखते हैं उदाहरण नंबर 3, तो इसमें आपका रेजिस्टेंस लगा है, इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है, इनपुट में वी आई एस है, आउटपुट में वी नोट एस है। दिए गए परिपथ में ट्रांसफर फंक्शन वी नोट एस अपन वी आई एस ज्ञात करना है। तो वी आई एस बराबर हो जाएगा आपका आई एस कोष्टक आर प्लस एस एल प्लस 1/SC। तो इसको सॉल्यूशन करोगे तो आई ए, इसके अंदर आपका एलसीएम लोगे एससी, यानी कैपेसिटर को क्या बोलते हैं, एससी, तो एससी इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके इसको सॉल्यूशन करोगे तो आपका ये आ जाएगा। फिर वी नोट एस बराबर आई एस बराबर एस सी, ये समीकरण हो जाएगा 2 इसका। फिर समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वी नोट एस अपॉन वी आई एस बराबर 1/S² एल सी प्लस आर एस सी प्लस 1, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर।
तो ये अपना ट्रांसफर फंक्शन कंप्लीट हो गया। अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम के अंदर। तो ओपन लूप क्या होता है? ओपन लूप के अंदर आपका इनपुट के अंदर प्रोसेस होती है, आपका आउटपुट के अंदर सीधा मिल जाता है, जिसका आपका एग्जांपल है इमर्सन रोड, वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक लाइट, मिक्सर, फैन, लाइट। यहाँ पर कोई फीडबैक नहीं होता है। ये हो गई आपकी ओपन लूप सिस्टम की कहानी। फिर अपन देखते हैं क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम होता है इनपुट के अंदर इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है, आउटपुट के अंदर निकलता है, लेकिन इसके बीच में आपका एक फीडबैक पाथ लगा रहता है जो कि तुलना करके देखता है कि कितना आउटपुट चाहिए, रिक्वायरमेंट जितने की है उतना आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ज़्यादा मिल रहा है तो इसको मतलब ज़्यादा होगा तो उसको वापस भेजेगा, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही मिलेगा। अगर कम होगा तो इसको इनपुट की तरफ से वापस देगा कि कम आया है, वापस दोबारा भेजो इसको। इसका एग्जाम्पल है आपका एयर कंडीशनर यानी एसी, आपका ऑटोमेटिक तापमान नियंत्रण रेफ्रिजरेटर। इसमें आउटपुट तथा इनपुट के बीच में फीडबैक लगा रहता है। क्लोज लूप सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन। इसमें आउटपुट की इनपुट से तुलना की जाती है, यानी इसमें आउटपुट की इनपुट से तुलना की जाती है, मैंने बता दिया आपको। अभी अपन ओपन लूप सिस्टम का डायग्राम देखते हैं। इसमें आर एस इनपुट की साइड में लगा रहता है, जी एस ये आपका प्रोसेस के अंदर होता है, और सी एस आपका आउटपुट होता है। तो जी एस क्या होता है? जी एस ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होता है। ये आपका फॉरवर्ड पाथ गेन भी होता है, इसको फॉरवर्ड पाथ गेन भी बोल सकते हो। तो जी एस बराबर हो जाता है सी एस अपॉन आर एस। जी एस बराबर हो जाता है आपका आउटपुट बटे इनपुट, और सी एस बराबर हो जाता है जी एस आर एस। इस ये सी एस है, इधर को इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा जी एस अपॉन आर एस। तो ये क्वेश्चन आपका डीएफसीसीएल के एग्जाम में आया था, पिछली बार आया था। फिर आपका एक क्वेश्चन दिया गया R1S, एक G1S और C1S। तो इसके अंदर C1S अपन को ज्ञात करना है, तो ये दोनों इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, G1S और R1S का। फिर अपन देखते हैं क्लोज लूप सिस्टम के बारे में। तो क्लोज लूप सिस्टम के अंदर एक होता है आपका समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है? C1 और C2, और अगर दिया गया यहाँ पे प्लस प्लस लगा है समिंग के अंदर, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2। अगर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लगा है, C1 और C2 दिया गया, यहाँ पे एक जगह माइनस है, तो ये C1 में से C2 माइनस हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ का मतलब ये होता है कि इनपुट से आउटपुट की तरफ जाने के रास्ते वो होते हैं आपके फॉरवर्ड पाथ। फीडबैक पाथ ये होता है जिससे कि आउटपुट से इनपुट की तरफ से उल्टा जाता है, उल्टा तीर का निशान लगा हो, तो वो होता है आपका फॉरवर्ड पाथ, यानी HS इसको डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पे समिंग पॉइंट के अंदर यहाँ पे प्लस है, तो ये होता है आपका ऋणात्मक फीडबैक। अगर यहाँ पे माइनस है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है तो ये तो होता है धनात्मक फीडबैक। अगर माइनस है तो ये होता है आपका ऋणात्मक यानी नेगेटिव फीडबैक। फिर अपन बात करते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? सी एस अपॉन आर एस बराबर जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। तो ये होता है आपका प्लस का निशान, ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है आपका ऋणात्मक फीडबैक को, यानी नेगेटिव फीडबैक को दर्शा रहा है ये प्लस का निशान। फिर अपन देखते हैं सी एस अपॉन आर एस बराबर हो जाता है जी एस अपॉन 1 माइनस जी एस एच एस। तो ये आपको माइनस का निशान दर्शा रहा है, धनात्मक फीडबैक को दर्शा रहा है माइनस का निशान। फिर आगे चलते हैं अपन, फिर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। एक ऑब्जेक्टिव एग्जांपल लिए हुए हैं अपन ने। तो ये आपका आर एस बराबर हो जाता है 1 अपॉन एस। आर एस बराबर हो जाता है 1 अपॉन एस। तो ये जी एस बराबर है 1 अपॉन एस, ये अपन को दिया गया है। तो सी एस बराबर क्या होगा? तो सी एस बराबर हो जाता है जी एस आर एस। तो जी एस आर एस हो जाता है। तो जी एस की वैल्यू दी गई है 1 अपॉन एस, और आर एस की वैल्यू दी गई है अपन को 1 अपॉन एस। तो अपन सी एस देखेंगे तो 1 अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सी एस की वैल्यू। अपन को सी एस की वैल्यू देखी अपन को ज्ञात करनी थी इस डायग्राम के अंदर, तो अपन ने ये ज्ञात कर ली, सी एस की वैल्यू आ गई 1 अपॉन एस स्क्वायर। फिर देखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर देखते हैं कि क्या होता है। एक क्लोज लूप सिस्टम में के अंदर ऋणात्मक फीडबैक दिया गया है। क्लोज लूप सिस्टम दिया गया है, उसके अंदर ऋणात्मक फीडबैक दिया गया है। तो ट्रांसफर फंक्शन सी एस अपॉन आर एस क्या होगा? तो सी एस अपॉन आर एस अपन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ये अपन को डायग्राम दिया गया है। इसके अंदर यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा है, जी एस लगा है, एच एस लगा है। तो इस सी एस अपन को आउटपुट के अंदर दिया गया है। तो सी एस अपॉन आर एस ये होता है आपका जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, ये मैंने आपको बता रखा है। फिर अपन देखते हैं फॉरवर्ड पाथ। तो फॉरवर्ड पाथ क्या होता है? ये इनपुट से आउटपुट को आगे को जोड़ने वाले रास्ते होते हैं, यानी इनपुट से आउटपुट की तरफ जाने वाले रास्ते होते हैं। तो ये आपके इसके अंदर डायग्राम दिया गया है, इसके अंदर अपन को फॉरवर्ड पाथ बताने हैं। तो फॉरवर्ड पाथ एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक फॉरवर्ड पाथ है, और एक ये,
तो कितने फॉरवर्ड पाथ हो गए, 2 फॉरवर्ड पाथ हो गए। HS इसके अंदर काउंट नहीं होता है, ये फीडबैक पाथ होता है। इस प्रकार से फॉरवर्ड पाथ के काउंट करने के कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि इधर से इस RS से CS की तरफ, यहाँ से इधर से जाने के रास्ते होते हैं, वो होते हैं आपके फॉरवर्ड पाथ। सीधी सी मतलब यही है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट अपन, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आया था पिछले साल। ई इधर दिया गया था, G1 दिया गया था, M दिया गया था और G2 दिया गया था और C दिया गया था। तो अपन को क्या, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर थे। तो C बराबर हो जाएगा आपका M G2। M को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि M यहाँ से बाहर निकल रहा है G1 से, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये C के पास में पहुंच जाएगा। C बराबर हो जाएगा आपका G1 E, ये E बाद में आपका G2। फिर आपका हो जाएगा C बराबर हो जाएगा G1 G2 और E, ये हो जाएगा, यहाँ से निकल रहा है तो ये इसका, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा C। फिर अब ये डायग्राम दिखाया गया है, इसके अंदर आपको फॉरवर्ड पाथ बताने हैं। तो एक तो फॉरवर्ड पाथ ये बन रहा है, एक फॉरवर्ड पाथ आपका ये बन रहा है, तो इसके अंदर टोटल 2 फॉरवर्ड पाथ हो गए। फिर ये देखते हैं कि ये जो डायग्राम के अंदर आपने देखा था इस क्लोज लूप के अंदर, इसके अंदर G1 ये G2 लिखे रहते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपकी तरह के ब्लॉक होते हैं। तो जब ब्लॉक एक दूसरे के सीधे सीधे जुड़े हो तो ये कैस्केड कनेक्शन कहलाते हैं। क्या, कौन से कनेक्शन कहलाते हैं, कैस्केड कनेक्शन कहलाते हैं। जैसे कि आपका G1 G2 G3 G4 ये किस में जुड़े हुए हैं, ये आपके कैस्केड सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं, यानी जी। अगर इसको सॉल्यूशन करना है तो क्या होएगा, GS बराबर, यहाँ पे GS है तो G1 इन दोनों का सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, G1 G2 G3 G4 इन सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, G1 G2 G3 तीन लगे हुए हैं सीरीज के अंदर, तो इनका क्या होगा, Y बराबर क्या होगा। तो Y बराबर, ये क्वेश्चन आया था आपके पिछले साल DFCCL के एग्जाम में। तो Y बराबर हो जाएगा G1S G2S और G3S। फिर अपन देखते हैं ये आपका पैरेलल के अंदर लगे हो तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। पैरेलल के अंदर लगे हो तो इन सब का प्लस हो जाता है, G1S प्लस G2S प्लस G3S इनका प्लस हो जाता है। जैसे ये लगे हैं पैरेलल के अंदर लगे हैं, तो पैरेलल के अंदर लगे रहते हैं, तो अगर सब के अंदर इसके समिंग के पॉइंट के अंदर प्लस प्लस है तो यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस है तो क्या होगा, देखो GS बराबर हो जाएगा इसके अंदर आपका G2 प्लस के अंदर है तो G2 हो जाएगा, G3 प्लस के अंदर है तो प्लस G3 हो जाएगा, G1 माइनस के अंदर है तो G1 माइनस का ही होगा। क्या होगा, G1 माइनस का होगा। ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, RS बराबर ये समिंग पॉइंट लगा प्लस माइनस GS CS, ये HS फीडबैक लगा है, तो CS अपॉन RS होता है GS1 प्लस GS HS। ये कौन सा है, प्लस का निशान है तो ये ऋणात्मक फीडबैक है। CS अपॉन RS बराबर GS अपॉन 1 माइनस GS HS, ये कौन सा है, यहाँ पे माइनस का निशान है तो ये धनात्मक फीडबैक यानी पॉजिटिव फीडबैक है, ये आपका नेगेटिव फीडबैक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से भी। फिर आपका G1 G2 G3 सीरीज के अंदर लगे हैं तो इनको मल्टीप्लाई हो जाएंगे सब, और ये आपके पैरेलल के अंदर लगे हैं तो ये सब प्लस के अंदर हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस माइनस होगा तो माइनस हो जाएंगे। और इसके अंदर आपके फॉरवर्ड पाथ बताने हैं, तो फॉरवर्ड पाथ इनपुट से आउटपुट की तरफ जाने के रास्ते होते हैं, तो वो होते हैं आपके फॉरवर्ड पाथ। तो ये फॉरवर्ड पाथ इसके अंदर 3 है। आगे चलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन देखते हैं। ट्रांसफर फंक्शन के अंदर अपन ने देखा था लूप देखते हैं। लूप क्या है, लूप एक तरीके से क्या है, जहां से अपन को स्टार्ट करते हैं वहीं पे वापस पहुंचना चाहिए, वो होता है आपका लूप। जैसे आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा होगा, अपन यहाँ से करते हैं G1 G2 G3 फिर H2, ये आपका क्या है, एक लूप हो गया। फिर अपन देखते हैं G2 G3 H1, ये क्या हो गया, एक लूप हो गया। तो इसके अंदर लूप कितने हैं, तो अपन लूप को काउंट करने के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो लूप इसके अंदर 2 है। फिर इस डायग्राम के अंदर अपन को CS अपॉन RS ज्ञात करना है, तो ये होता है G1 G2 अपन G3, यानी फॉरवर्ड पाथ देखने पहले फॉरवर्ड पाथ बटे में 1 प्लस G1 G2 G3 H2, ये हो गया G1 G2 G3 और H2, ये लूप प्लस फिर आपका हो जाएगा इन सब का G2 G3 H1 का प्लस, ये हो जाएगा इसका अपॉन में। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। ये सब आपको समझाए गए हैं डिटेल से अभी प्लेलिस्ट के अंदर। फिर अपन के अंदर 2 लूप, ये लूप दिया गया है तो इसका डायग्राम ये सेम टू सेम ऐसा ही आप कोशिश करोगे तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा।
फिर इसका भी ऐसा ही है एज इट इज, इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा, मैंने आपको डिटेल से बता रखा है, ये आपके एग्जाम्पल है। फिर आगे चलते हैं अपन स्टेबिलिटी पर। जानते हैं स्टेबिलिटी क्या होता है। स्टेबिलिटी को जानने के लिए सी एस अपन आर एस यानी ए बटे बी दिया गया, तो ऊपर वाला भाग वो अंश कहलाता है यानी नोमिनेटर होता है, वो कहलाता है आपका जीरो। जीरो कितने हैं तो अपन ऊपर वाले भाग से देखेंगे कि जीरो कितने हैं। बी होता है आपका बटे के अंदर हर होता है, हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब होता है पोल। ये पोल को अपन अक्स से डिनोट करते हैं, यानी अक्स से डिनोट करते हैं कि कितने पोल है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है सी एस अपॉन आर एस बराबर एस प्लस वन एस प्लस टू एस प्लस थ्री। तो इसके अंदर अपन को जीरो काउंट करने हैं कि जीरो कितने हैं, तो जीरो कितने हैं, एस की वैल्यू कितनी है, तो 1 2 3, तो 3 जीरो है। तो यहाँ पे एस बटे में क्या दिया गया है, एस प्लस फोर एस प्लस फाइव एस प्लस सिक्स। तो इसके अंदर पोल कितने, पोल भी तीन है, यानी एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू एक है दो तीन, तो तीन हो गई पोल। अब देखते हैं अपन जीरो कौन कौन से हैं, तो जीरो कौन कौन से ज्ञात करने के लिए एस प्लस वन लेंगे, एस प्लस वन लेंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी -1, फिर आ जाएगी एस की वैल्यू -2, फिर आ जाएगी एस की वैल्यू -3, तो ये हो जाएगी आपके जीरो। तीन जीरो है वो कौन कौन से हैं। फिर अपन देखेंगे पोल कौन कौन से हैं, तो पोल हो जाएंगे आपके एस की -4 एक हो गया, एक -5 हो गया, एक -6 हो गया, तो ये हो गया आपके पोल। फिर होता है आपका एक होता है आपका इमेजिनरी पार्ट, एक होता है आपका रियल पार्ट, रियल एक्सेस और इमेजिनरी एक्सेस। तो रियल एक्सेस होता है ये होता है, ये आपका रियल एक्सेस होता है, ये होता है आपका इमेजिनरी एक्सेस। फिर सी एस अपॉन आर एस बराबर हो जाता है 1/s² एस प्लस वन एस प्लस टू। ट्यूशन दिया गया, दिए गए ट्रांसफर फंक्शन में पोल तथा जीरो कितने होंगे, तो जीरो बराबर इसमें जीरो होंगे, क्योंकि ऊपर में जीरो मैंने बताया ऊपर कितने हैं, एस की घात एस की कुछ भी नहीं है वैल्यू, तो एस बराबर जीरो। तो पोल कितने होंगे, पोल इसके अंदर काउंट करने, तो पोल हो जाएंगे आपके, पोल आपके चार हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे, एस की घात एक तो हो जाएगी एस बराबर जीरो, एक हो जाएगी आपका एस की -1, एक हो जाएगा आपका -2, तो ये आपके पोल हो गए। ये मैंने आपको डिटेल से समझा रखा है। फिर आगे चलते हैं अपन स्टेबिलिटी को अच्छे से समझते हैं इमेजिनरी और रियल पार्ट के अंदर। रियल पार्ट के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको आरएचएस यानी दायां दिशा होती है उसको बोलते हैं आरएचएस, और एलएचएस होती है उसको बायां दिशा बोलते हैं। यानी अगर इमेजिनरी पार्ट दिया गया हो जेडब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जेडब्ल्यू से। इमेजिनरी को किससे डिनोट करते हैं, जेडब्ल्यू से। ये -जेडब्ल्यू है, ये प्लस है इधर की साइड में, इधर की साइड में माइनस है। तो यहाँ पे अपन को वैल्यू दी गई है 4 + J2, तो ये आ जाएगी 4 + 4, तो प्लस ये है यहाँ पे, और J2 है प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस का 3 और माइनस का J3 ये दिया गया है, तो ये माइनस का JW है, तो इसके अंदर ये आ जाएगी माइनस का J3 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 4 माइनस का JW यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का J4 यहाँ पे आ जाएगा। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैंने समझाया हुआ है। जब भी किसी ट्रांसफर फंक्शन के रूट यानी आरएचएस साइड में हो जाए तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। यानी इस साइड के अंदर आप कोई भी सिस्टम हो जाए तो वो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। एस बराबर -2 -3 -5 दिया गया सिस्टम अनस्टेबल है या स्टेबल, तो ये सिस्टम स्टेबल होगा। जब माइनस की सारी संख्या आ जाए तो सिस्टम स्टेबल होगा, माइनस की आ जाए तो स्टेबल, प्लस की आ जाए तो आपका अनस्टेबल, अगर JW की आ जाए तो आपका मार्जिनली स्टेबल। यही कहानी है स्टेबिलिटी की, तो ये स्टेबिलिटी की नोट कर लो, ये मैंने बता रखा आपको। यानी ऐसा क्वेश्चन आ जाए S बराबर -5 -J3, तो ये सिस्टम हो जाएगा आपका मार्जिनली स्टेबल। अगर दोनों माइनस ये एक ये आ जाए आपका S बराबर 5 -J3, तो ये हो जाएगा सिस्टम अनस्टेबल। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये चीज़ नोट कर लो। फिर आगे देखते हैं अपन स्टेबिलिटी, राउथ हॉर्विट्ज मेथड। ये मेथड अपने मैंने समझा रखी है। जैसे कि आपका ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है 1 + GSHS, क्या होती है 1 + GSHS, ये भी ध्यान में रखनी है, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए S की घात 4 S की घात 3 S की घात 2 S की घात 1 S की घात 0, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको इसको सॉल्यूशन करने के लिए राउथ हॉर्विट्ज इसको मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है, जिसमें आपका S की पहले 4 लिखते हैं तो एक छोड़ के एक लिखते हैं, एक छोड़ के एक लिखते हैं, यानी इन दो ऐसे लिखते हैं।
जैसे एस की घात 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 4, फिर S3 की लिखनी है तो इसके अंदर 2, फिर इसके अंदर लिखना है 2, फिर इसको सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करना है तो पहले इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ में मल्टीप्लाई, बाद में इसके साथ में मल्टीप्लाई, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर माइनस करके इसका भाग देंगे, इसका भाग देंगे तो जो आएगा फिर सेम टू सेम यही रिपीट होता चलेगा। तो अगर इसके अंदर पहले कॉलम के अंदर प्लस सारे चिन्ह में देखो, पहले कॉलम में कोई भी चिन्ह बदलाव नहीं होना चाहिए, अगर चिन्ह चेंज हुआ तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। करेक्टरिस्टिक समीकरण में कोई भी रूट गायब नहीं होना चाहिए, रूट गायब होने पे सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ये दो कंडीशन है जो कि ध्यान में रखनी है। फिर ये क्वेश्चन हो गए, आपको सारे करवा दिए गए हैं। फिर अपन ने पढ़ा था एडवांस कंट्रोल सिस्टम, पढ़ा था कंट्रोल सिस्टम के अंदर। तो एडवांस कंट्रोल सिस्टम के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था वो चीज़ अपन देखते हैं। अपन ने पढ़ा था ये मैकेनिकल फोर्स है, एम दिया है जो कि द्रव्यमान है, एफ एम है ये बल है। तो इसका सूत्र अपन ने पढ़ा था, ये इंपोर्टेड है, एफ एम बराबर एम डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये अक्स के साथ में है। डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है जो कि इस प्रकार से मैंने समझाया था, एफ बी, ये भी बल होता है। डैम्पिंग कोफिशिएंट के अंदर बल कौन सा होता है, बी डी एक्स अपॉन डी टी। और स्प्रिंग कांस्टेंट के अंदर आपका बल होता है एफ के बराबर के एक्स। फिर अपन ने देखा था कोण के अंदर कोण के अंदर एक टोरक होता है, बल आघूर्ण जिसको बोलते हैं। थीटा होता है वो होता है कोणीय विस्थापन, जे होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी होता है आपका कोणीय। तो टी जे बराबर अपने पढ़ा था वो होता है जे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। फिर अपन टी बी पढ़ा था बी डी थीटा अपॉन डी टी। टी के पढ़ा था टी थीटा। तो ये इसके साथ में रिलेशन है, ये इसके साथ में रिलेशन है, ये इसके साथ में रिलेशन है। मैंने एक एक आपको अच्छे से सारणी बनवा के नोट करवाया था। फिर आगे तो होता है आपका फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, वो अपने पढ़ा था, बल को बोलते हैं बल वोल्टेज, बल को वोल्टेज के अंदर चेंज करते हैं, मास यानी द्रव्यमान को इंडक्टेंस प्रेरकत्व के अंदर चेंज करते हैं, और आपका सर्टिस्पेंट ये के है, इसको 1 कैपेसिटेंस यानी 1 धारिता के अंदर चेंज करते हैं। डैम्पिंग कोफिशिएंट बी को प्रतिरोध रेजिस्टेंस के अंदर चेंज करते हैं। फिर अपन नेक्स्ट एनालॉजी अपनी टोरक आघूर्ण वोल्टेज, टोरक आघूर्ण वोल्टेज एनालॉजी, तो इसके अंदर आपको चेंज करते हैं, टोरक को हिंदी में बोलते हैं आघूर्ण। तो टोरक वोल्टेज एनालॉजी होती है, आघूर्ण के अंदर वोल्टेज को चेंज करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को प्रेरकत्व के अंदर चेंज करते हैं, के को 1 कैपेसिटेंस के अंदर चेंज करते हैं, बी को रेजिस्टेंस के अंदर चेंज करते हैं। फिर टोरक धारा यानी टोरक और करंट की एनालॉजी होती है, और टोरक के अंदर टोरक को धारा के अंदर चेंज करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को धारिता के अंदर चेंज करते हैं, के को 1/L के अंदर चेंज करते हैं, बी को 1/R के अंदर। फोर्स और करंट की एनालॉजी होती है, उसको बल को धारा के अंदर चेंज करते हैं, द्रव्यमान को धारिता के अंदर, के को 1/L के अंदर, बी को 1/R के अंदर। फिर अपन ने एरर ज्ञात की थी, एरर एनालॉजी। एरर एनालॉजी क्या होती है ये अपने जाना था। तो अपने इनपुट की तरफ से इनपुट से कुछ दिया था, यहाँ पे कुछ त्रुटि आके मतलब यहाँ पे पूरा सिग्नल मिलता नहीं है, तो कुछ एरर आ जाती है, तो उसको किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, तो उसका अपने फॉर्मूला बनाया था। ये होता है अपने ट्रांसफर फंक्शन के अंदर देखा था, सी एस अपॉन आर एस बराबर होता है जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। तो यहाँ से अपन ने निकाला था ई एस बराबर हो जाएगा आपका आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। फिर आपका ई एस अपॉन आर एस बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस जी एस एच एस। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर अपन ने देखा था इनपुट यूनिट स्टेप बराबर हो जाएगा आर एस बराबर हो जाएगा 1/s, यूनिट रैंप बराबर हो जाएगा 1/s स्क्वायर, पैराबोलिक बराबर हो जाएगा 1/s क्यूब। ये अपन ने पढ़ा हुआ है। फिर अपन ने देखा था जीरो और पोल की कहानी। जीरो और पोल के अंदर कैसे देखा था कि इसके अंदर जीरो कितने हैं, पोल कितने हैं, ये हमने अभी देखा था। फिर अपन ने देखना कि कौन से टाइप का सिस्टम है, ये ज्ञात करने के लिए अपन किस प्रकार से करते हैं। ये एस की पावर एन है, एस की पावर एन ना, ये एन डिसाइड करता है कि सिस्टम का कौन सा टाइप है। एन बराबर 0 हो तो जीरो टाइप सिस्टम है, एन बराबर 1 हो तो वन सिस्टम यानी टाइप 1 सिस्टम है, एन बराबर 2 हो तो टाइप 2 सिस्टम है। कौन सा ऑर्डर है सिस्टम का। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि कौन सा सिस्टम है, तो इसके अंदर एस की वैल्यू देखनी है, जिस हिसाब से एस की वैल्यू होगी उस हिसाब से ये सिस्टम का टाइप होगा। फिर आगे चलते हैं।
फिर मैंने आपको बताया था केपी केवी और के के बारे में मैंने आपका ये सूत्र, आपको इम्पोर्टेंट सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया था। फिर आपका ई एस बराबर 1/1 प्लस के पी, ई एस बराबर ये आपका मैंने बताया था यूनिट स्टेप का ये होता है, यूनिट रैंप का ये होता है और यूनिट पैराबोलिक का ये होता है। और मैंने इनका सबकी एक सारणी बनाई थी, इस सारणी के माध्यम से आप याद रख सकते हो। यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप, यूनिट पैराबोलिक। तो इसके अंदर अपने पढ़ा था टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2। तो इसके अंदर आपका 1/1 प्लस के पी, 1/kv और 1/k लिख लेते हैं। ऊपर की तरफ 0 0 लिख लेते हैं और यहाँ पे 3 इन्फिनिटी लिख देते हैं। यहाँ पे यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप, यूनिट पैराबोलिक। तो ये इस हिसाब से आपके ध्यान में रह जाएगा। फिर अपने देखा था इनिशियल वैल्यू थ्योरम की, अपने ये फॉर्मूला अपने नोट करा दिया था मैंने। फाइनल वैल्यू थ्योरम का ये फॉर्मूला सीधा सीधा बनता है, तो ये मैंने बता दिया था। फिर अपने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पढ़ा था। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के अंदर यहाँ पे एस की पावर मैक्सिमम जितनी होगी वही आपका सिस्टम कहलाएगा। कौन सा ऑर्डर का सिस्टम है, एस की पावर जितनी होगी वही सिस्टम आपका कहलाएगा। फिर अपना फाइनल लास्ट में चलते हैं कंट्रोल सिस्टम के सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर के अंदर अपने देखा था ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो इसके अंदर मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। तो इसके अंदर आपको क्या पूछा है, तो यहाँ पे आपका ओमेगा एन की आपका मान भी पूछ सकता है। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो। मैंने ये आपको डिटेल से पढ़ा रखा है, डीएफसीसीएल की प्लेलिस्ट के अंदर सारा कुछ है। तो थैंक यू दोस्तों।